Good morning students. Our today's class 12th commerce subject business study chapter 5.1. Chapter name organizing importance and process. हमने ऑर्गेनाइजिंग की मीनिंग और इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो पिछली वीडियो में स्टडी कर ली है। आज हम जानेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग करना क्यों ज़रूरी है। ऑर्गेनाइजिंग क्या था? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क आउटलेट तैयार करना, किसके अकॉर्डिंग? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स गोल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये सब काम करना हमें क्यों ज़रूरी है, इसके हमें क्या क्या महत्व है, क्या लाभ हैं, वो हम जानेंगे। सबसे पहला हमारे पास इसका बेनिफिट है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण का लाभ। ऑर्गेनाइजिंग के अंतर्गत हम क्या करते हैं, काम को विभिन्न हिस्सों में हम बांट देते हैं और प्रत्येक काम जो है वो एक योग्य व्यक्ति को दिया जाता है। वो योग्य व्यक्ति उस काम को बार बार करता है, बार बार एक ही काम को करने से उसमें परफेक्ट हो जाता है, यानी कि उसमें स्पेशलाइजेशन उसे प्राप्त हो जाती है। इस स्पेशलाइजेशन के कारण क्या होता है कि कम समय में अधिक से अधिक काम जो है वो होने लगता है। ये क्या होगा संस्था के लिए? समय कम लगेगा, काम अधिक होगा। तो क्या हुआ? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण का लाभ। एक व्यक्ति को एक काम सौंपने से वो उस काम में विशिष्टीकरण जो है हासिल कर लेता है, जिसका लाभ किसे होता है? ऑर्गेनाइजेशन को। इसी प्रकार से सेकंड है हमारे पास क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करते हैं, हमें ये डिसाइड करना होता है कि विभिन्न व्यक्तियों के मध्य क्या संबंध होंगे, कौन किसका बॉस होगा और कौन किसका सबऑर्डिनेट होगा। तो जो सबऑर्डिनेट्स है वो अपने बॉस को क्या करेगा? रिपोर्ट करेगा अपने काम के बारे में। तो जिससे क्या है, जितनी भी कम्युनिकेशन है वो क्या होती है? हमारी इफ़ेक्टिव होती है और इससे हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करने में भी हमें हेल्प मिलती है। थर्ड हमारे पास है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशंस ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। ऑर्गेनाइजिंग जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, काम को सबसे पहले हम टोटल काम डिसाइड करते हैं, उसके बाद हम काम को छोटे छोटे क्रियाओं में विभाजित कर देते हैं। तो प्रत्येक क्रिया को जो एक अलग कर्मचारी करता है, प्रत्येक का काम डिसाइड होता है, जिससे कि कोई भी काम है वो अनावश्यक रूप से दो बार नहीं किया जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक काम एक योग्य व्यक्ति करेगा और वो काम एक ही बार होगा। ठीक है, तो जिसके कारण क्या होता है, संसाधनों का जो भी हमारे पास माल, मशीन, वित्त, मानव शक्ति, ये क्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन के संसाधन होते हैं, इनका जो है अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाता है। फोर्थ है अडॉप्शन टू चेंज, परिवर्तन में सुविधा। किस प्रकार से सहायता मिलती है हमें परिवर्तन करने में? जो है बॉस और सबऑर्डिनेट के जो रिलेशनशिप है वो जो अच्छे से डिफाइंड होते हैं। तो जो व्यक्ति जो सबऑर्डिनेट है वो अपने मैनेजर है या जो उसका बॉस है उसके काम से वो अच्छी प्रकार से परिचित होता है कि वो कौन कौन से काम करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए कोई मैनेजरियल पद है वो खाली होता है हमारा, तो हम क्या करते हैं, जो सबऑर्डिनेट था उसका वो उस काम से अच्छे से परिचित होता है, तो उसे हम क्या करते हैं, प्रमोशन के द्वारा उस पद को हम आसानी से भर सकते हैं। ये क्या हमारा कि हम अडॉप्शन टू चेंज, परिवर्तन में जो हमें सुविधा होती है, क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो खाली पद को आसानी से ग्रहण कर लेता है और उस काम को अच्छे से करता है, जिससे कि कोई भी असुविधा में नहीं होती है। फिफ्थ है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है? क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो है प्रत्येक व्यक्ति के जो अधिकार हैं, उत्तरदायित्व हैं, विभिन्न व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है वो क्या है, सब कुछ क्लियर रूप से बताए गए हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये पता होता है कि उसे कौन आदेश देगा और उसे अपने काम के बारे में किसे रिपोर्ट देनी है, काम के प्रति उसकी उत्तरदायिता है वो क्या होगी, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। ठीक है, तो क्या है, कोई भी भ्रम नहीं रहता, प्रत्येक चीज़ जो है वो क्लियर होती है, जिससे क्या होता है इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छे से अपना संचालन कर सकता है। सिक्स्थ है कर्मचारियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनल। संगठन प्रक्रिया के अंतर जो है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है वो किया जाता है। व्यक्ति को हम काम तो देते हैं, उसके साथ साथ उस काम को करने का अधिकार भी देते हैं, जिसके कारण क्या वो अपने काम के बारे में स्वयं निर्णय ले सकता है। वो काम को करने का नया नया
तरीके जो भी हैं, जो भी विधियाँ हैं, उनको सर्च करेगा, उनके आधार पे वो क्या है अपना काम पूर्ण करेगा। जिससे क्या होता है कि कर्मचारियों का जो विकास होता है वो काम को करने की नई नई तरीकों को अपनाते हैं और उन्हें लागू करते हैं। ठीक है। 7th है एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, विस्तार एवं विकास। जब हमारे पास कर्मचारी हैं वो विकसित हैं तो क्या होगा, काम जो अच्छे तरीके से होगा, कोई भी जो नई चुनौतियां आएगी उन्हें हम आसानी से जो है सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। अगर हमारे कर्मचारी विकसित है, हम हर चुनौती का अच्छे से सामना कर सकते हैं, तो क्या होगा, हमारे जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होंगे। प्रॉफिट इंक्रीज होंगे तो क्या है, हम अपने व्यवसाय का जो है विस्तार कर सकते हैं। जिससे क्या है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का जो है ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू हम विस्तार और विकास दोनों कर सकते हैं। कंक्लूजन क्या होता है हमारे पास कि संगठन प्रक्रिया में जो है सभी जो पद, भूमिकाएं, अधिकार, संबंध, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी भी होती हैं वो सारी क्या होती हैं, एक स्ट्रक्चर्ड रूप में होती है। यानी कि पूरा ढांचा जो है हमारे पास तैयार होता है, किसके अकॉर्डिंग तैयार होता है, जो भी हमने उद्देश्य बनाए हैं उनके अकॉर्डिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग के लिए जो है सबसे पहले हमारे पास किसका होना जरूरी है, प्लानिंग का। ठीक है। प्लानिंग के बाद हम एक ढांचा तैयार करते हैं और उस ढांचे के आधार पर ही हम आगे के कार्यों को पूरा करते हैं। तो हम ऑर्गेनाइजिंग के बारे में कह सकते हैं कि संगठन का प्रबंध में वही स्थान है जो मानव शरीर में हड्डियों के ढांचे का, अर्थात संगठन जो है प्रबंध का एक महत्वपूर्ण कार्य है। आगे हमारे पास ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, जिस प्रकार से हमने प्लानिंग के अंतर्गत एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो किया था, उसी प्रकार ऑर्गेनाइजेशन में भी हम एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, संगठन प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले होता है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, सेकंड डिपार्टमेंटाइजेशंस, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़, इस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन। सबसे पहला हमारे पास है आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, जो हमारा काम है, हमें क्या काम करता है, यानी कि टोटल वर्क क्या काम करना है उसको हम पहचानेंगे। उसके आधार पर हम उस टोटल काम को आगे अनेक क्रियाओं में विभाजित करेंगे। एग्जाम्पल है जैसे कि एक मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने वाली कंपनी की क्रियाएं इस प्रकार हो सकती है, कच्चा माल क्रय करना, तैयार पुर्जे क्रय करना, उत्पादन, माल का स्टॉक रखना, अनुसंधान, ये सभी क्या है, टोटल वर्क। यानी टोटल वर्क क्या था हमारा, मोबाइल फ़ोन का निर्माण करना। फिर आगे हमने उसको अलग अलग क्रियाओं में डिवाइड कर दिया है। ये क्या हुआ हमारा आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क। पहले काम को पहचानना, उसके बाद उसे अलग अलग क्रियाओं में विभाजित करना। सेकंड होता है हमारे पास डिपार्टमेंटाइजेशन यानी कि विभागीकरण। इसके अंदर क्या करते हैं हम कि विभिन्न क्रियाओं का पहले हमने निर्धारण किया, उसके बाद में जो एक जैसी क्रियाएं हैं उनको हम एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं और उन एक जैसी क्रियाओं के लिए अलग से एक विभाग बना दिया जाता है। ठीक है। जैसे कच्चा माल क्रय करना, तैयार पुर्जे क्रय करना, ये किसका काम होता है, क्रय करने का। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, परचेज डिपार्टमेंट। इसी प्रकार से प्रोडक्शन करना, स्टॉक करना माल का, रिसर्च करना, ये सारी क्रियाएं कहाँ डाल देंगे हम, उत्पादन विभाग में। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इसके लिए बना दिया जाएगा। इन दोनों क्रियाओं को हम डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। सबसे पहले हमने काम को पहचाना, काम क्या है हमारा, मोबाइल फ़ोन तैयार करना। तो ये क्या हुआ हमारा कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क। टोटल वर्क को आगे हमें विभिन्न क्रियाओं में डिवाइड करना है। क्रियाएं दी हुई है हमें, कच्चा माल क्रय करना, तैयार पुर्जे क्रय करना, उत्पादन, स्टॉक, अनुसंधान, विज्ञापन, विक्रय, वित्त, लेखांकन, ये सारी क्या है हमारी क्रियाएं। ये हमने डिसाइड कर दी कि हमें ये क्रियाएं करनी है। उसके बाद हम इनमें से एक जैसी क्रियाएं उनको पहचानेंगे, उनको एक जगह इकट्ठा करेंगे और उन क्रियाओं के लिए अलग से विभाग बना देंगे। ये जो है ऑर्गेनाइजेशन में विभिन्न डिपार्टमेंट हमने बना दिए, इसे हम क्या कहेंगे, विभागीकरण। एक जैसी क्रियाओं को पहचानना हो गया समूहीकरण, फिर उन एक जैसी क्रियाओं के लिए अलग से एक विभाग बनाना क्या कहलाएगा, विभागीकरण। थर्ड है हमारे पास काम को सौंपना, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। इस चरण में हम यह निश्चित करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जो है क्या क्या काम करने हैं। ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे एक डिपार्टमेंट बनाया, परचेज डिपार्टमेंट। तो परचेज डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होगा, परचेज डिपार्टमेंट के लिए हमें एक जो व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ेगा जो इन सभी क्रियाओं को देखेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, परचेज मैनेजर को
नियुक्त करेंगे। ठीक है, तो परचेज डिपार्टमेंट की जो सारी ड्यूटीज़ है, जो सारे काम है, वो किसे देंगे? हम परचेज मैनेजर को। हमने प्रत्येक डिपार्टमेंट के व्यक्ति को एक अलग काम सौंप दिया, ये क्या होगा? हमारा असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। उसके बाद है इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशंस। हमने काम सौंप दिया। काम सौंपने के बाद जैसे कि हमारा परचेज डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट का काम किसे सौंपा हमने? परचेज मैनेजर को। परचेज मैनेजर के नीचे अलग अलग व्यक्ति काम करेंगे, तो वो व्यक्ति किसे रिपोर्ट करेंगे? परचेज मैनेजर को। तो ये क्या है कि हमें रिलेशनशिप डिसाइड करना है कि प्रत्येक व्यक्ति जो काम कर रहा है डिपार्टमेंट में, उसे अपने काम की रिपोर्ट जो है वो किसे देनी है। तो प्रत्येक विभाग के कर्मचारी जो हैं अपने विभाग के मैनेजर को सूचनाएं देंगे, रिपोर्ट देंगे काम की। तो ये एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, क्रय विभाग में काम करने वाले सभी व्यक्ति का अधिकारी क्रय प्रबंधक होगा, उसी से उन्हें आदेश मिलेंगे और उसी के प्रति वे उत्तरदायी होंगे। तो ये जो है हमने एक रिलेशनशिप बना दिया कि प्रत्येक विभाग के कर्मचारी अपने ही विभाग के मैनेजर को जो क्या करेंगे? सूचनाएं देंगे, उन्हीं से जो आदेश मिलेगा उन्हें वही काम करना है। ये हमारी एक पूरी प्रोसेस हो जाती है। सबसे पहले हम काम का जो है पहचान करते हैं, फिर उसे अलग अलग क्रियाओं में डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम विभिन्न क्रियाओं को पहचानते हैं, समूहीकरण करते हैं और उनके लिए विभागीकरण करते हैं। फिर विभाग बनाने के बाद हम काम सौंपते हैं प्रत्येक विभाग के मैनेजर को। उसके बाद जो भी प्रत्येक विभाग में काम कर रहे व्यक्ति, उनके बीच क्या रिलेशन होंगे, उनको जो है हम स्थापित करते हैं। तो ये थे हमारे ऑर्गेनाइजिंग का महत्व और इसकी प्रोसेस। ये आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। थैंक्स।